दोस्तों, इस विशेष एपिसोड में यानी कि विल्डरनेस डेज की इस विशेष एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पुराने दिन, पुरानी यादें, पुराना ज़माना किसको पसंद नहीं है, हमें भी बेहद पसंद है। इसलिए इस एपिसोड में हम आपको कुछ पुराने एपिसोड्स के कुछ ख़ास पुराने हिस्से दिखाना चाहते हैं। और इस सफ़र को हम शुरू करते कहाँ से? मेरे फेवरेट नेशनल पार्क से, यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसी भी वन्यजीव प्रेमी के लिए सपनों की दुनिया है। प्रकृति की दो बेहद खूबसूरत चीजों का संगम है, जंगल की खिलती हुई सौंदर्य और टाइगर। इस संगम को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर बार बार आते हैं। भारत में टाइगर को उसके स्वाभाविक रूप में देखने के लिए यह पार्क सबसे बढ़िया मौका देता है। यहाँ पर आने वाले सभी वन्यजीव प्रेमी लोगों के लिए यह पार्क आदर्श जगह है, फिर वो चाहे शौकिया लोग हों या पेशेवर फिल्म मेकर। यह पार्क 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला पहला राष्ट्रीय पार्क है। करीब 80 वर्षीय इस पार्क में स्तनधारियों की 50 प्रजातियां, पक्षियों के 575, रेप्टाइल के 25 और पेड़ों, झाड़ियों, घास और फर्न के 600 से अधिक प्रजाति हैं। साल 2014 की टाइगर जनगणना के मुताबिक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पूरे देश की तुलना में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं। पार्क में वन जीवों के अलावा प्राकृतिक सौंदर्य भी लोगों को खूब लुभाती है। साल पेड़ों के जंगल, घास के विशाल मैदान, घनी जंगली पहाड़ियों की श्रृंखला और 12 महीने बहने वाली रामगंगा नदी। ये नदी यहाँ के निवासियों के लिए जीवन रेखा है। ऐसी खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ खींचती रहती है। सबसे ज्यादा टाइगर्स होने के बावजूद दिलचस्प बात यह है कि कॉर्बेट पार्क में एक टाइगर खोजना आसान नहीं है। घने जंगल, घास के मैदान और पहाड़ों की लंबी श्रृंखला टाइगर के छुपने के लिए काफी जगह देती है। यही कारण है कि यहाँ पर टाइगर आसानी से दिखाई नहीं देता। टाइगर को देखने के लिए धैर्य के साथ साथ जंगल के संकेत को समझने की कला भी जरूरी है। यहाँ पर आने वाले वन्य जीव प्रेमी टाइगर की एक झलक को अपनी उपलब्धि मानते हैं। पूर्वी भारत में कॉर्बेट पार्क जंगली हाथियों को देखने के लिए भी एक बढ़िया जगह है, खासतौर से गर्मी के मौसम में, जब हाथियों का झुंड ढिकाला या खिननौली के विशाल घास के मैदानों में आराम से घूमते हुए निकलते हैं, या फिर रामगंगा नदी में मस्ती से नहाते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एक जानवर को इस जंगल से उस जंगल तक रिलोकेट करना कितना मुश्किल काम है। और वो जानवर खतरनाक वाइल्ड बाइसन जैसे हों तो और भी मुश्किल। लेकिन इस मुश्किल काम को किया गया है कहाँ? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। जी हाँ, कुछ 20-25 साल पहले वहाँ बहुत सारे वाइल्ड बाइसन थे, अचानक गायब हो गए। लेकिन अब वाइल्ड बाइसन वापस उस पार्क में लाए जा रहे हैं। कहाँ से? कान्हा नेशनल पार्क से। कभी कभी कुछ कारणों से जानवरों को एक जंगल से दूसरे जंगल में भेजना पड़ता है, लेकिन ये काम आसान नहीं है, जैसे कि पन्ना और सरिस्का राष्ट्रीय पार्क में हुआ। अब जहां एक तरफ पन्ना में टाइगर की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरिस्का के जंगलों में टाइगर का भविष्य अभी भी अनिश्चितता से भरा है।
2011 में इसी तरह मध्य प्रदेश वन विभाग ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क में बाइसन यानी गौर को बसाना चाहते थे। 1995 तक बांधवगढ़ में गौर के झुंड घूमते नजर आते थे। हालांकि वहां पर लोग टाइगर को देखने आते थे, लेकिन टाइगर के अलावा गौर के झुंड भी आकर्षण के केंद्र थे। और फिर अचानक ही यहां से गौर गायब होने लगे, झुंड के झुंड। इनके गायब होने का कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनके वहां न रहने से बांधवगढ़ में उनकी कमी सबको खलने लगी थी। वन अधिकारियों ने गौर की इस कमी को पूरा करने के लिए एक कार्य रणनीति बनाई, पर इस तरह के काम भारत में पहले कभी नहीं किए गए थे। इसलिए मध्य प्रदेश के वन अधिकारियों ने गौर को एक जंगल से दूसरे जंगल बसाने के कार्यवाही को अंजाम देने के लिए दक्षिण अफ्रीका के पशु विशेषज्ञों की मदद मांगी। इन गौर के झुंड को बांधवगढ़ में कान्हा जंगल से लाया जा रहा था, जो कि मध्य प्रदेश का एक और विश्व प्रसिद्ध पार्क है। 2011 में जब बांधवगढ़ के मगधी इलाके में 19 गौर का पहला झुंड पहुंचा, तब सब तनाव में थे। इन गौर के झुंड के लिए बाकायदा एक बाड़ा बनाया गया था, जहां पर ये कुछ दिन तक रहने वाले थे। इन जंगली गौर को एक ट्रक में लाया गया था और इस ट्रक को बाड़े के पास खड़ा कर दिया गया। ट्रक से सबसे पहले एक बछड़ा थोड़ा डरते डरते उतरा। – 2012 तक 31 और गौर को यहां बसा दिया गया। मध्य प्रदेश वन विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि 1995 में बांधवगढ़ से गौर के झुंड क्यों गायब हो गए थे। ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर 1995 के हालात अब भी बांधवगढ़ में मौजूद हैं, तो इस अनूठे प्रयोग की सफलता पर हमेशा सवालिया निशान रहेगा। दोस्तों, अब जो हम आपको जानवर दिखाने जा रहे हैं, यानी कि जो हाथी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसका नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस हाथी का नाम है रामा। जी हाँ, आप रामा को बखूबी जानते हैं। और रामा की जो ट्रेनिंग चली 6 महीने तक, हमने उस ट्रेनिंग का एक एक पल आपको दिखाया। लीजिए फिर से देखिए एलिफेंट रामा की खास और खास ट्रेनिंग। आपने कभी सोचा है कि हाथी जैसा विशालकाय जीव कैसे अपने से छोटे और कमजोर इंसानों के आगे खुद को समर्पित कर देता है? ये वास्तव में एक दिमाग का खेल है। प्रशिक्षण की शुरुआत में आप हाथी को नाम दे देते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वो शुरू से अपने नाम को स्वीकारना शुरू करे। हालांकि छत्तीसगढ़ के इस खूनी हाथी को काबू में करना आसान नहीं था। उसने अपने नाम को तो स्वीकार लिया, लेकिन आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। पर ट्रेनर्स ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इस हाथी को रामा का नाम दिया और रोज 15 घंटे उसके प्रशिक्षण में लगाती।
इसके लिए कर्नाटक से खास तौर से एक ट्रेनर को बुलाया गया था। और फिर करीब 1 महीने के बाद रामा को यह समझ आ गया कि ट्रेनर्स की बात मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था, और वो आदेशों को समझने लगा। और साल 2012 में इसकी ट्रेनिंग पूरी हुई। अब रामा बांधवगढ़ वन विभाग का एक खास हिस्सा है। अब चूंकि हम बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हैं, तो हम फिर से आपको दिखाते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क के सुपर हीरो टाइगर बीटू। ये कहना मुश्किल है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क को बीटू की वजह से पहचान मिली या फिर पार्क की वजह से बीटू लोकप्रिय हुआ। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन लोगों और पार्क के बीच में इस जादुई रिश्ते को जबरदस्त झटका लगा जब बीटू ने दुनिया को अलविदा कहा। अब सवाल ये उठता है कि ये बीटू है कौन? बीटू यहां पर आने वाले पर्यटकों का पसंदीदा टाइगर था, जिसे पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा फिल्माया गया है। बीटू की मौत से जंगल प्रेमी काफी दुखी हुए थे। टाइगर प्रेमी के लिए यह दुख वैसा ही था जैसे कोई अपना हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। आप पूछ सकते हैं कि यह टाइगर जंगल प्रेमियों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था? इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बीटू दुनिया का अकेला ऐसा टाइगर था जो कि कैमरे की लेंस में सबसे ज्यादा दिखा था, फिर वो चाहे फोटो हो या फिर वीडियो। बीटू को पहली बार कैमरे ने तब कैद किया जब वो मात्र 15 दिन का था। उसकी मां, जिसका नाम बच्ची था, उसे सुरक्षित जगह पर ले जा रही थी। फोटो और वीडियो का यह सिलसिला आखिर तक चला। 14 साल बाद आखिरी बार वो अपनी मौत से 1 हफ्ते पहले कैमरे की नजर में आया। नवंबर को वो पार्क से 80 किलोमीटर दूर चारागाह के जंगली इलाके में मिला। पार्क के अधिकारियों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। उसके इलाज के लिए उसे बांधवगढ़ ले जाया जा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो अपना आखिरी सफर भी पूरा नहीं कर पाया। बीटू जैसी लोकप्रियता किसी भी टाइगर को नहीं। और अब बांधवगढ़ से ऋषिकेश और टाइगर से वापस हाथी पर, लेकिन एक बिगड़ेल हाथी पर। ये एक दुख भरी दास्तां है ऋषिकेश का बिगड़ेल हाथी, जिसने 1 साल के अंदर 9 लोगों की जानें ली और फिर बड़ी मुश्किल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस हाथी को पकड़ भी लिया। ऋषिकेश में पहले कभी इतनी दहशत महसूस नहीं हुई थी।
ये कहानी ऋषिकेश के उस इलाके की है जहां से जंगल और पहाड़ शुरू हो जाते हैं। एक दिन अचानक आतंक दबे पांव यहां आ गया। 11 महीने तक एक सर फिरे हाथी ने यहां डेरा डाल दिया। डर से लोगों ने घरों से अकेला निकलना तक बंद कर दिया था और खासकर रात को तो सड़कें सुनसान हो जाती थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि कब, कहां और किस मोड़ पर यह हाथी उन पर हमला बोल देगा। अगले 11 महीनों में इस हत्यारे हाथी ने 9 लोगों को बेरहमी से मार डाला। इनमें से 6 महिलाएं थीं और वो हत्यारा ये मासूम सा दिखने वाला हाथी था। राजाजी नेशनल पार्क का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब हत्यारे हाथी को पकड़ने में नाकाम हो गया तो एक्सपर्ट्स की मदद ली गई। नवंबर में असम से दिपिन कलिता को बुलाया गया, जो कि एलिफेंट्स को पकड़ने के एक्सपर्ट हैं। उनके साथ रावा नाम का महावत भी आया। उन्होंने इस हाथी को पकड़ने के लिए खास रणनीति भी बनाई। ऑपरेशन की सफलता के लिए राजाजी नेशनल पार्क के कुछ सीनियर ऑफिसर्स और गार्ड्स भी यहां 1 महीने तक डेरा डाले रहे। हत्यारे हाथी को पकड़ने के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। इस हाथी को नरेंद्र नाम दिया गया और उसे ऋषिकेश से 30 किलोमीटर दूर चिला जोन में छोड़ा गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उम्मीद है कि ये यहां एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, लेकिन नरेंद्र क्या करेगा ये वही जानता है। बड़ा वाला इधर, छोटा वाला इधर। थोड़ा और काट लेते ले वाला यार। वो एक छोटा भी था, नहीं एक 10 छोटा है। इनका मेजरमेंट है 140 and the other 36। और अब दोस्तों अंत में हम आपको लिए चलते हैं कान्हा नेशनल पार्क, शायद हिंदुस्तान या भारत का सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर नेशनल पार्क। ये कान्हा के विश्व प्रसिद्ध मैदान है। प्रकृति की सौंदर्य यहाँ पर खिल खिल कर दिखती है, मानो कानों में मध्यम मध्यम संगीत बजता है। हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत और शानदार जंगलों में से एक मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय पार्क है। आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। और एक बात बताएं, आप जितनी बार कान्हा जाएंगे, आपका मन उस जगह को छोड़ने को नहीं करेगा। बामनी दादर कान्हा का सबसे ऊंचा और खूबसूरत इलाका है। जंगल प्रेमियों का मानना है कि बामनी दादर में बिताया हर पल यादगार पल है, क्योंकि यहां पर आप कितनी भी देर रहें, उसकी सुंदरता उतना ही आपको खींचती है। हम वहां पर कुछ घंटे ही रहे, लेकिन आज भी उसकी खूबसूरती हमारे दिलो दिमाग में बसी है। कान्हा भले ही टाइगर के लिए जाना जाता है, लेकिन सिर्फ ये यहाँ की खासियत नहीं, बल्कि टाइगर से भी महत्वपूर्ण यहाँ पर कुछ है। यहाँ पर बड़े बड़े सींग वाले हिरण बारहसिंगा पाए जाते हैं। कान्हा के अलावा ये भारत तो क्या, दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। मात्र कुछ 100 बारहसिंगा ही बच पाए हैं, वो भी सिर्फ कान्हा में। और यहाँ पर इनका खास ख्याल रखा जाता है ताकि ये प्रजाति विलुप्त न हो।
इसके अलावा कान्हा में आप बाइसन यानी कि गौर को भी देख सकते हैं। कान्हा के मैदान में आराम से घास चरते हुए शान से दिखने वाले ये गौर कद काठी से काफी मजबूत होती है। यही कारण है कि यहाँ का वन जीवन अपने को सुरक्षित महसूस करता है। दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि यादों का ये हसीन सफ़र आपको बहुत अच्छा लगा होगा और उम्मीद इस बात की भी है कि अगले हफ्ते आप फिर यहीं हमसे मिलेंगे। इजाज़त।